नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ दिखाई दी। ये सारे लोग गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से बिहार जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन के लिए रोका, जिसके बाद मजदूरों की भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तो देखिए, स्क्रीनिंग के नाम पर, उनकी वेरिफिकेशन करने के नाम पर किस तरह से वहां पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतनी भारी संख्या में वहां पर जुट गए थे ये सभी मजदूर, क्योंकि बिहार जाना चाहते थे। लेकिन इनका थर्मल स्क्रीनिंग भी ज़रूरी थी, इनका वेरिफिकेशन भी ज़रूरी था। लेकिन एक साथ ये सब जब वहाँ पर खड़े हो गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ और कैसे धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आईं वो देखिए आप। इसलिए इसे प्रशासन की लापरवाही कहा जाएगा। बड़ी लापरवाही ये हो गई है इस वक्त जब केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। अभी मैंने आपको बताया 96,000 के पार इस वक्त केसेस हो चुके हैं, 1 लाख टच करने वाले हैं। यानी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है। आप लोग ये मत समझिए कि अगर कई सारी चीज़ें खोलनी पड़ रही हैं आर्थिक मजबूरी के कारण तो कोरोना को हमने ख़त्म कर दिया है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और ये बढ़ रहा है, मामले अभी भी बढ़ रहे हैं और अभी ये फैल रहा है। और इसीलिए अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आगे कई समय तक हमको करना होगा। जब सरकारें ये लगातार कह रही हैं, जब सभी लोग ये बात मान रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि हमको कोरोना के साथ जीना है, इसका मतलब यही है कि इन सब बातों का ध्यान आगे भी आपको रखना है। उधर इस भीड़ को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती है। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की, बसों को यूपी बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी। तो प्रियंका गांधी का यह बड़ा वार यूपी सरकार पर कि जब विपक्ष भी कोशिश कर रहा है, जब एकजुट होकर मदद करने की कोशिश हो रही है तो वहां पर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश लगातार अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। और प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रही है योगी सरकार पर, कह रही है मजदूरों की भारी संख्या घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ठीक से नहीं होती। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की, बसों को यूपी बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है और कोई मदद दे तो उससे इनकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबत। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। योगी ने तंज करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस ने गरीबों को लूटा और अब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों की बेबसी पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो योगी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मान ले कि कांग्रेस राजनीति कर रहा है, लेकिन ये 1000 बसों को क्यों नहीं परमिशन दी गई, इस पर जवाब नहीं आया है। वहीं यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार पार्टी को मजदूरों के लिए बस चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश जयपुर बॉर्डर पर 500 बसें लगाई गई हैं और कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर उन्हें अनुमति दे दे तो इन्हीं 500 बसों के माध्यम से जो श्रमिक आज पैदल चलने को मजबूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, ये जो उत्तर प्रदेश जयपुर बॉर्डर पर बसें लगाई गई हैं, इसकी अनुमति को लेकर आपकी बातचीत हुई क्या? मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संवेदनहीनता की सारी प्रकाष्ठाओं को पार कर चुके हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए। उन्हें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं।
श्रमिक लगातार पैदल यात्रा कर रहा है, कामगार पैदल यात्रा कर रहा है, बच्चे बूढ़े पैदल यात्रा कर रहे हैं, महिलाएं पैदल यात्रा कर रही हैं। ये सरकार आंख मूंद कर सोने का काम कर रही है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब 1000 बसों की अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखा और मैं और हमारी नेता सभी लोग एक साथ जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र को देते हैं और 1000 बसों की अनुमति मांगते हैं, तब इस सरकार को मजदूरों की याद आती है। कहते हैं कि 200 बसें हमने हर जिले में आवंटन कर दिया। कल से हमारी बसें मथुरा के पास खड़ी हैं, हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं। आपको परमिशन देने के बजाय आप लगातार लोगों की उपेक्षा करने का काम कर रहे हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको दिखता क्यों नहीं है? बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मदद करनी है तो उन राज्यों में जाके मदद करे श्रमिकों की जहां पर उनकी सरकार है। पंजाब का जिक्र किया उन्होंने और दूसरे राज्यों का जिक्र किया। बहन जी, ट्विटर छोड़िए, सड़क पर आइए। कांग्रेस पार्टी के सिपाही 57 लाख लोगों के घरों तक राशन और भोजन की व्यवस्था करा चुके हैं। बहन जी, आप और आपके दल के लोग कहां सोए हुए हैं, जरा बता दीजिए। हम तो मजदूरों के प्रति जिम्मेदार मानते हुए उनके दुख में, पीड़ा में उनके साथ खड़े हैं। 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी हम जनता की जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन आप ट्विटर से बाहर तो निकल ही नहीं पा रही हैं। आप भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही हैं। याद रखिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बसों को माध्यम से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए यूपी सरकार से अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरी सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दलों की भूमिका है उसको लेकर भी अजय कुमार जी ने साफ किया है कि यह वक्त सड़कों पर उतर के श्रमिकों की मदद करने का है, न कि ट्विटर पॉलिटिक्स का। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठ गए। सिन्हा की मांग है कि प्रवासी मजदूरों को सरकार उनके सुरक्षित घर पहुंचाए। देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा धरने पे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि दिहाड़ी मजदूरों की जो दुर्दशा सड़कों पे दिखाई दे रही है, उसको लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यशवंत जी, क्या मजदूरों की स्थिति को लेकर के आप यहाँ इस तरीके से एक विरोध पे बैठे हुए हैं? विरोध पर नहीं बैठे हैं, हम एक आग्रह लेकर बैठे हैं, एक मांग लेकर बैठे हैं कि आज 55th डे है, 55वां दिन है लॉकडाउन का। और इस टाइम में हमने एक बहुत ही अप्रिय दृश्य देखा कि भारत के हाईवेज पर हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो विवश होकर बिना पानी के, बिना खाने के पैदल चलने को मजबूर हैं अपने घर जाने के लिए। सरकार का जो भी इंतजाम आज तक हुआ है वो नाकाफी सिद्ध हो रहा है। आज भी लाखों मजदूर सड़क पर हैं और इसलिए हम लोग एक मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागवनी जी भी हैं। हम लोगों की मांग जो है वो ये है कि भारत सरकार तत्काल भारत की सेना को और यहाँ के पैरामिलिट्री को ये आदेश दे कि वो अपने सारे संसाधनों को लेकर उतरें और जितने मजदूर सड़क पर हैं और जितने मजदूर अपने अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ घर पहुँचाएं। और ये काम 24 घंटे के भीतर हो सकता है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। और सेना, हम जानते हैं कि हमारी सेना बहुत सक्षम है, वो अगर उसको ये काम दिया जाए तो वो तुरंत इस काम को अंजाम दे सकती है। तो पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जो मजदूरों की जो व्यथा दिखाई दे रही है पूरे देश में, उस पर अपना दुख, अपना विरोध जताने के लिए राजघाट पे इस वक्त जो है कुछ लोगों के साथ बैठे हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सेना को सड़क पर उतार करके 24 घंटे में ये काम हो सकता है और सरकार को ये काम करना चाहिए। ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24, दिल्ली। घर जाने की मांग को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरों ने बवाल किया। मजदूरों ने पथराव और तोड़फोड़ भी की। गुजरात के कई हिस्से से रोज पथराव की खबरें आती हैं। आज सुबह अहमदाबाद से
इस तरह की खबरें आई, जहां पर IIM का इलाका है, ये वस्त्रापुर का इलाका है, जहां पर मजदूरों की एक ये बस्ती है, आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मजदूर रहते हैं, करीबन 400 से 500 के आसपास मजदूर यहाँ पर रहते हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो तमाम लोग यहाँ पर श्रमिक काम करते हैं। लेकिन आज उनका धैर्य का बांध जो है वो टूट गया और उन्होंने अचानक से यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पथराव करके भागे हुए इन तमाम मजदूरों को इनके घरों में से निकाल कर हिरासत में लिया गया। लाठीचार्ज की भी खबरें आई और उसके बाद अब जो है वो स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि यहां से अब तक कहा जा रहा है कि करीबन 450 के आसपास ट्रेनों से 6 लाख मजदूरों को गांव भेजा जा चुका है। लेकिन कई मजदूर ऐसे हैं जिनका अभी तक न रजिस्ट्रेशन हुआ है, और रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनका नंबर नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो लगातार गांव जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पर इस तरह से पथराव की घटनाएं भी सामने आ रही है। आज की घटना में कई मजदूरों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना पर कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कल रात को 7 बजे जब ये गाइडलाइंस आई थी तो आपको याद होगा हम लगातार ये बात बता रहे थे कि गाइडलाइंस में और साथ ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां पर भी प्रवासी मजदूर आपको दिख जाएं, पुलिस वालों के लिए स्पेशली, जहां पर भी प्रवासी मजदूर दिख जाएं उनका ख्याल रखें, उनको खाना पीना दें और उनको वहां पर अगर क्वारंटीन करना है, जो भी आपके राज्य सरकार की वहां पर अनुमति है उस हिसाब से वो आप करें। आप देख रहे हैं कि इनको खिलाया पिलाया क्या जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, खाना तो कहीं पर दिख नहीं रहा, और इसी तरह से लगातार इनके साथ बिहेवियर हमको देखने को मिल रहा है। क्या हुआ उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का, जब अभी तक हमें वही तस्वीरें दिख रही हैं। और यहां लॉकडाउन 4 में आज से यूपी बीजेपी ऑफिस में 30% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू भी हो गया है, वो भी देखिए। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं और यहां पर भी लॉकडाउन के दौरान कामकाज धीरे धीरे शुरू हो चुका है। ये बीजेपी दफ्तर का मेन गेट है जहां से तमाम सारे पदाधिकारी अंदर जाते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करने से पहले आपको इस सैनिटाइजर टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। और आप देखिए कि इसमें साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि कृपया स्वयं को सैनिटाइज करें और उसके बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करें। तो आप देखिए कि इस तरह से सैनिटाइजर टनल जो बनाई गई है, इसमें पदाधिकारी तमाम सारे जो है वो खुद को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद जब वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको कार्यालय परिसर के अंदर जाने दिया जाता है। देखिए ठीक इस तरह से एक पदाधिकारी गए और ये देखिए दूसरे पदाधिकारी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, ये भी सैनिटाइज हो रहे हैं और उसके बाद ये कार्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप कार्यालय में अंदर आते हैं, ठीक उसके बाद आपकी थर्मल स्कैनिंग यहां पर की जाएगी। आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। इन सब बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ठीक आपके सामने ये जो सैनिटाइज करने वाली मशीन है वो लगाई गई है, यानी आपके हाथों को भी यहां पर सैनिटाइज करना होगा। और उसके बाद अगर आपके पास मास्क मौजूद नहीं है तो ये दाहिनी तरफ आप देखिए कि यहां से आप मास्क ले सकते हैं, यानी जो बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले तमाम सारे लोग हैं वो यहां से मास्क ले सकते हैं। और आपको बताएं कि यहां पर सीधे सीधे ही ये एक बटन है, देखिए, जिसको वहां से आप पुश करेंगे और उसके बाद फिर इसी मशीन से जो मास्क है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो इस तरह का इंतजाम फिलहाल बीजेपी दफ्तर में किया गया है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो लोग भी यहां पर मौजूद रहें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। आप देखिए जो पदाधिकारी हैं वो प्रॉपर दूरी बना के दफ्तरों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अतुल जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अतुल जी, कहां कहां पर किस तरह के इंतजाम यहां पर आप लोगों ने किए हैं? मैंने देखा कि मेन गेट में आने से पहले टनल से गुजरना होगा, मास्क यहां से ले सकते हैं, यहां हाथों को सैनिटाइज करना होगा, ठीक इस तरह की व्यवस्था पूरे कार्यालय में है? पूरे कार्यालय में है। ये टनल तो एक है, दूसरा ये एक है। हैंड सैनिटाइजर कई जगह पे लगे हैं, जैसे एक ऊपर लगा है, एक उधर मीडिया के लिए भी लगा है, जो अन्य लोग कार्यकर्ता कार्यालय में आएंगे कर्मचारी उनके लिए लगा है। और अभी स्टॉक भी अगर कोई गड़बड़ होता है तो रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है। जब भी आप बीजेपी दफ्तर में आते हैं सबसे पहले आपको सैनिटाइजर टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। अंदर आने के बाद थर्मल स्कैनिंग होगी। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आपको इस तरह के चैंबर्स बने हैं जहां से मास्क मिल पाएगा और दफ्तर में कामकाज करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह का इंतजाम अलग अलग जो चैंबर्स हैं, अलग अलग जो एंट्री गेट्स हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की वजह से सीएमओ ऑफिस को बंद करना पड़ा है।
लखनऊ में कोरोना नियंत्रण का जिम्मा संभाल रहे सीएमओ ऑफिस भी अब कोरोना संक्रमण की जद में आ गया है। फिलहाल जो सीएमओ ऑफिस है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये आप मुख्य द्वार देख पा रहे होंगे जिसपे फिलहाल ताला लटका हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो सीएमओ ऑफिस है इसके पास कोरोना नियंत्रण का पूरा जिम्मा है लखनऊ और उसके आसपास देखने का। दरअसल बीते दिनों 108 एम्बुलेंस के एक टेक्नीशियन में कोरोना की पुष्टि के बाद सीएमओ दफ्तर अगले 24 घंटे के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोनों परिसर सैनिटाइजेशन और स्टाफ की जांच के बाद खोले जाएंगे। ये जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वो 108 में तैनात था और यहां पर अपने किसी काम के सिलसिले में आया था। इसके अलावा ये भी तय किया जा रहा है कि 24 घंटे तक ये दफ्तर न सिर्फ बंद रहेगा बल्कि सैनिटाइज करवाने के बाद इसे अगले दिन से खोलने की तैयारी भी की जा रही है। कर्मचारियों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। बंद होने के बावजूद शहर में जो सैंपल कलेक्शन है उसको बंद नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो राजधानी लखनऊ का बख्शी का तालाब स्थित रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल है वहां पर भी कोरोना संक्रमित पेशेंट मिलने के बाद उस अस्पताल को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो सीएमओ ऑफिस है राजधानी लखनऊ का ये फिलहाल बंद किया गया है और बताया ये जा रहा है कि उस टेक्नीशियन के संपर्क में जो स्टाफ सीएमओ ऑफिस का आया था उसके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। उनकी बाकायदा पूरी सूची तैनात की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लॉकडाउन 4 में बिहार सरकार अलग से किसी तरह की छूट नहीं देगी। पटना में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। देश में लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो गाड़ियों की आवाजाही है वह सड़क पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 में कोई छूट नहीं दी है। यानी जो छूट लॉकडाउन 3 में थी वही लॉकडाउन 4 में कंटिन्यू किया गया है। यानी जो दुकानें लॉकडाउन 3 में खुल रही थी वही दुकानें बिहार की राजधानी पटना में 3 दिन अगर बात करें तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी। इसके अलावा शाम 7 बजे के बाद कोई आवाजाही सड़कों पर गाड़ियों की नहीं दिखेगी। यानी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। इसके अलावा हम बात करें कुछ दुकानों की तो चश्मे की दुकान हो या फिर रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की बात करें तो यह राज्य सरकार ने जरूर यह छूटें दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सभी जो सरकारी ऑफिस है वह खुले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पर जो गाड़ियों की स्थिति है वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। निश्चित तौर पर यह बिहार सरकार के लिए चिंता की विषय है। लेकिन बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने सभी जो बिहार के ज़िले हैं उनमें कोई भी ग्रीन जोन नहीं रखा है। यानी सभी जो बिहार के 38 ज़िले हैं सभी को ऑरेंज या रेड जोन में रखा गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए छूट और सख्ती के बारे में बताया। सुनिए। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार है। सर ये बताइए, अगर बिहार की बात करें तो लॉकडाउन 4 में बिहार में कितनी छूटें मिलेगी? केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 जो पूरे राष्ट्रीय मानक है उसके आधार पर विभिन्न मापदंड तय किए। राज्य सरकार भी उसकी नीतिगत समीक्षा करती है। चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ मरीज बढ़े हैं लेकिन स्वस्थ होने का दर भी मेरा बढ़ा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो स्थिति थी वो स्थिति कायम रहेगी। चूँकि कोरोना एक संक्रमण का रोग है, उससे बचाव का जो कारगर हथियार है वो है सोशल डिस्टेंस। तो उसको मेंटेन करना है और इस चुनौती का मुकाबला करना है। यानी लॉकडाउन 3 में जो सख्ती और छूट थी वही लॉकडाउन 4 में जारी रहेगा। देखिए, इस संबंध में चूंकि जिलाधिकारी से को भी अद्यतन समीक्षा करना है उस इलाके की क्या स्थिति है। तो जो भी अद्यतन स्थिति होगी उसके अनुसार नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन समग्रता में बिहार अभी कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है। तो जो हमारी रणनीति रही है वह कोरोना से बचाव का जो तरीका है उसको यथास्थिति में कायम रखने का। सर ये बताइए कि आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि जितने भी बिहार में क्वारंटीन सेंटर है सभी पर अच्छे खाने दिए जा रहे हैं, जो भी मजदूर हैं वहाँ पर या जो भी लोग हैं। लेकिन कई जगहों का वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ घटिया खाना दिया जा रहा है लोगों को। देखिए,
अब तक बिहार में 3,53,122 लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं जो रजिस्टर्ड है। 6209 क्वारंटाइन सेंटर है। अभी एक सहरसा का वीडियो मैं पता लगाया तो वह क्वारंटाइन सेंटर के बाहर का है। तो कुछ लोगों को दिमाग में इतने लोग रह रहे हैं 3 लाख उस वीडियो में तो दिखा रहे हैं, लोग तो दिखा रहे हैं ना कि किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, चूरा दिया जा रहा है, मिर्च दिया जा रहा है उनको। यही तो पुष्टि हो गया कि फर्जी खबर यह इस रूप में था कि क्वारंटाइन सेंटर में किट के माध्यम से हम लोग थाली दे रहे हैं, गिलास दे रहे हैं और वो थर्मोकोल का प्लेट है। तो निश्चित तौर पर मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन 4 में यह कहा गया था कि लॉकडाउन 4 बिहार के लिए नए रंग और रूप में होगा, लेकिन अगर बिहार की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो जो स्थिति लॉकडाउन 3 में थी वही स्थिति यानी वही शक्ति और वही छूट लॉकडाउन 4 में भी रहेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।